एक दरिद्र और निर्बल सी दिखने वाली युवती पेट पालने की जुगत में हर दरवाजे पर भटकती रहती थी। एक दिन वो एक किसान के द्वार पर पहुंची, जहां उसकी तकदीर ने एक नया मोड़ लिया। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरी गायों की देखभाल कर सके। मैं तुझे एक मौका दूंगा, किसान ने कहा। लड़की ने अपनी मेहनत से खुद को काबिल साबित किया। फिर एक दिन उसे घास के मैदान के पास कराहने की आवाज सुनाई दी। लड़की ने गायों को छोड़कर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने देखा कि एक शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। हे भगवान, लड़की बुदबुदाई, तुम्हारे पंजे में कांटा धंसा है। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहो, मैं इसे निकाल देती हूँ। लड़की ने कांटा निकाल दिया और उसके बाद शेर ने अपनी खुरदरी जीभ से लड़की का हाथ प्यार से चाटा। लड़की ने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर शेर के जख्म पर पट्टी बांधी। लड़की मैदान में वापस लौटी तो देखा कि गायें वहां से नदारद थी। घंटों तलाशने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो उदास मन से किसान के पास लौटी और पूरी घटना बताई। तू कैसे गायों का पूरा झुंड खो सकती है? किसान ने गुस्से में कहा। मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। कृपया मुझे कोई और काम दे दीजिए, लड़की ने गिड़गिड़ाई। ठीक है, मैं तुझे 1 साल के लिए गधों की देखभाल का काम दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि तुझ पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अब हर रोज लड़की गधों को चराने ले जाने लगी। 1 साल के बाद उसे वही शेर फिर से मिला। इस बार उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। लड़की ने शेर के घाव साफ किए, जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घावों पर पट्टी बांधी। शेर ने एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए लड़की का हाथ चाटा, मगर इस बार भी गधों का झुंड गायब हो गया। लड़की ने फिर किसान का सामना किया, जो क्रोधित था लेकिन जानता था कि लड़की ने पूरे 1 साल लगन से सेवा की है। तुझे एक आखिरी मौका दूंगा, किसान ने कहा। अब तुझे सुअरों की देखभाल करनी होगी। अगर तुझे उन्हें ठीक से पाल सकोगी तो तुझे रहने दूंगा। 1 और साल गुजरा। सुअर अच्छे खासे मोटे हो गए। तभी लड़की को फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने शेर को गंभीर रूप से घायल पाया। उसने हर घाव को धीरे धीरे धोया, जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपनी स्कर्ट का टुकड़ा फाड़कर पट्टियां बांधी। इस बार शेर ने कहा, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर नहीं बैठोगी जब तक मुझे आराम नहीं मिल जाता? मुझे माफ करना, पर मुझे किसान के सुअरों की देखभाल करनी है, लड़की ने कहा। वो अपने सुअरों की खोज में भागी, जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम काम हो, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया है। घंटों की खोजबीन के बाद थककर वो एक पेड़ पर चढ़ गई। सुअर नहीं दिखे, लेकिन उसे कुछ अजीब जरूर नजर आया। एक आदमी जो ढीले ढाले कपड़ों में था, रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। फिर उसने एक बड़ी चट्टान को हटाया और उसमें लुप्त हो गया। यह कौन हो सकता है? लड़की ने मन ही मन सोचा। अब मुझे किसान के गुस्से का सामना करने का साहस नहीं है, इसलिए यही इंतजार करूंगी और देखूंगी। वो पेड़ पर ही रात भर बैठी रही। उसकी आंखें लगातार उस रास्ते पर टिकी हुई थी। सूरज उगने से ठीक पहले चट्टान हटी और वहीं शेर उसे राह पर चलता हुआ दिखाई दिया। शेर, उसने हल्की फुसफुसाहट में कहा। वो आदमी आखिर कहाँ गायब हो गया? लड़की ने पेड़ से नीचे उतरकर उस चट्टान को खिसकाया और एक गहरे कमरे में प्रवेश कर गई। उसने भीतर झांका। वहां उसे स्वादिष्ट भोजन रखा मिला। भूख से बेहाल उसने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसने कमरे की सफाई की और हर कोने को संवार दिया। रात के ढलते तक वो पेड़ पर बैठी उस आदमी का इंतजार करती रही। अगली सुबह वही शेर फिर से बाहर आया। लड़की ने फिर से उस छिपे कमरे में प्रवेश किया, खाना खाया और हर रोज की तरह सफाई की। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उसने उस आदमी का सामना करने की ठानी। मुझे यकीन था कि तुम ही वो हो जो मेरे कमरे की सफाई कर रही थी, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे कैसे जानते हैं और दिन में शेर के रूप में बाहर क्यों जाते हैं, जबकि शाम को एक साधारण इंसान बनकर लौटते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। मैं एक राजकुमार हूँ जिसे राक्षस ने अपनी क्रूरता के कारण शाप दिया है। दिन में मैं एक शेर बन जाता हूँ और वही राक्षस तुम्हारे सुअरों को चुराने का जिम्मेदार है। उसका जादू केवल तब टूटेगा जब उसे राजकुमारी के बालों से बनी एक पोशाक मिलेगी, आदमी ने समझाया। ठीक है, मैं शहर जाऊंगी
और वहां काम ढूंढूंगी। मुझे यकीन है कि किसी तरह राजकुमारी के बालों की एक लट हासिल कर लूंगी। लड़की ने कसम खाई। अगले दिन उसने अपने बालों को संवार कर महल के पास जाकर आवाज लगाई, क्या कोई मुझे काम पर रखेगा? एक दासी ने उसकी आवाज सुनी और पूछा, तुम क्या काम कर सकती हो? मैं बालों को सोने की तरह चमकाने में माहिर हूँ, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तो फिर मेरे साथ चलो। दासी ने उसे महल में ले जाकर राजकुमारी के बालों की देखभाल करने का काम सौंप दिया। हर दिन लड़की राजकुमारी के बालों को तब तक संवारती जब तक कि वे सूरज की किरणों की भांति दमकने न लगते। एक दिन लड़की ने साहस जुटाकर राजकुमारी से गुजारिश की कि क्या वो उसके बालों की एक लट ले सकती है। पहले तो राजकुमारी ने मना कर दिया, मगर लड़की की अनुनय विनय के आगे आखिरकार वो मान गई। तुम मेरे बालों की एक लट ले सकती हो, राजकुमारी ने कहा, पर बदले में तुम्हें मुझे एक सुंदर राजकुमार लाकर देना होगा जो मेरे योग्य हो। लड़की ने सिर हिला दिया। फिर उसने बालों की उस लट को एक कोट में बुन दिया जो रेशमी चमक से जगमगा रहा था। वो कोट लेकर वो फिर उस गरीब आदमी के पास पहुंची जिसने उसे बताया कि राक्षस कहाँ मिलेगा। जब राक्षस ने लड़की के पहाड़ चढ़ने की आहट सुनी तो वो तलवार और गदा लेकर उसकी ओर लपका। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक कोट लाई हूँ, लड़की ने पुकारा। लेकिन कोट छोटा था। राक्षस ने उसे गुस्से में नीचे फेंक दिया। लड़की ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ करना, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अगली सुबह लड़की ने बड़ी मिन्नतों के बाद राजकुमारी से एक और बालों की लट ली। इस बार उसने एक बड़ा कोट बनाया और पहाड़ पर वापस गई। इस बार राक्षस को कोट ठीक से आ गया और उसने इनाम देने की पेशकश की। कृपा करके उस शेर वाले आदमी से जादू का असर हटा दो, लड़की ने आग्रह किया। राक्षस ने कहा, इसके लिए तुम्हें उस शेर को मारना होगा, फिर उसे जलाकर उसकी राख को पानी में बहाना होगा, तभी राजकुमार वापस आएगा। ये सब सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। डरो मत, जैसा उसने कहा है वैसा ही करो, मुझ पर विश्वास रखो, आदमी ने लड़की को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। अगले दिन सुबह लड़की ने शेर को मार डाला। उसने उसकी राख को पानी में बहा दिया और तभी एक सुंदर युवा राजकुमार पानी से बाहर निकला। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनने के लिए कह सकता हूँ। लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। लेकिन मैंने राजकुमारी से वादा किया है कि मैं उसे खुश करने के लिए एक राजकुमार लाऊंगी। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, देखो मैं राजा का बेटा हूँ और वो राजकुमारी मेरी बहन है। चलो अब महल चलें। महल पहुंचकर राजकुमारी अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुई। राजा, रानी और राजकुमारी ने राजकुमार की वापसी का हर्ष मनाया। राजा ने लड़की के प्रति अपना आभार जताया और उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाने की सहमति दी। पूरे नगर में एक भव्य उत्सव मनाया गया और खुशी का माहौल चारों ओर फैल गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। रूस की लोक कथाओं में बाबा यागा की यह कहानी सिंड्रेला की गाथा की तरह लगती है। हालांकि सिंड्रेला जैसी कथाएं सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भिन्न भिन्न अंदाज में सुनाई जाती है। बाबा यागा रूस की कई लोक कथाओं में एक मशहूर किरदार है और यह कहानी जो 1873 में प्रकाशित हुई उन सभी में एक विशेष स्थान रखती है। प्राचीन समय की बात है। रूस में एक वृद्ध पति पत्नी रहते थे। वृद्ध की पहली पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी पहली पत्नी से एक नन्ही सी बेटी थी। उसकी सौतेली माँ उससे बिल्कुल भी लगाव नहीं रखती थी। वह उसे अक्सर पीटती और हमेशा सोचती कि कैसे उसे अपने रास्ते से हटा दे। एक दिन उस लड़की का पिता बाहर गया हुआ था। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा, तुम मेरी बहन के पास जाओ और उसे सुई धागा ले आओ, मैं तुम्हारे लिए एक पोशाक बनाना चाहती हूँ। दरअसल उसकी यह कथित आंटी और कोई नहीं बल्कि स्वयं बाबा यागा थी। वह लड़की मूर्ख नहीं थी, इसलिए पहले अपनी असली आंटी के पास गई और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी, कहो कैसे आना हुआ? माँ ने मुझे अपनी बहन से सुई धागा लाने के लिए भेजा है ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक सिल सके।
तब उसकी असली आंटी ने उसे बताया कि उसकी वह बहन दरअसल बाबा यागा है और उसे वहां जाकर क्या करना चाहिए। आंटी ने कहा, बेटी, उसके घर के पास एक बिर्च का पेड़ खड़ा होगा, वह तुम्हारी आंखों पर कोड़े बरसाएगा, इसलिए उसके तने पर एक रिबन बांध देना। वहां दरवाजे भी है जो चू चू करेंगे और खुद ब खुद जोर से खुलेंगे और बंद होंगे। उनके कब्जों में थोड़ा तेल डाल देना ताकि वे शांत हो जाएं। वहां कुछ कुत्ते भी होंगे जो तुम्हें नोच डालेंगे, तो उन्हें यह डबल रोटी फेंक देना ताकि वे तुम्हें नहीं खाएं। एक बिल्ली भी है जो तुम्हारी आंखें नोच लेगी, उसे यह सूअर का मांस देना ताकि वह भी शांत रहे। ये कहकर उसकी आंटी ने उसे एक रिबन, थोड़ा सा तेल, कुछ डबल रोटी और सूअर का मांस दे दिया। लड़की ने यह सब सामान लिया और बाबा यागा के घर की ओर चल पड़ी। रास्ता पार करते हुए वह बाबा यागा के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां एक मकान खड़ा है और उसमें पतली पतली टांगों वाली बाबा यागा बैठी बैठी कुछ बुन रही है। लड़की मकान के अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी, आओ, कैसे आना हुआ? लड़की बोली, माँ ने मुझे आपसे सुई धागा लाने के लिए भेजा है ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक सिल सके। बाबा यागा बोली, ठीक है, तब तक तुम यहाँ बैठो और यह कपड़ा बुनो, मैं तुम्हारे लिए सुई धागा लाती हूँ। लड़की खड्डी के पीछे बैठ गई और कपड़ा बुनने लगी। बाबा यागा उसे वहां छोड़कर बाहर गई और अपनी नौकरानी से बोली, जाकर नहाने का पानी गर्म कर दो और मेरी भांजी को नहलाओ। हाँ, ध्यान रखना कि उस पर सख्त निगरानी रखो, मैं उसका नाश्ता करना चाहती हूँ। लेकिन लड़की खड्डी के पीछे इतनी सहमी हुई बैठी थी कि वह जिंदा कम और मरी हुई ज्यादा लग रही थी। कांपते हुए उस लड़की ने बाबा यागा की नौकरानी से धीमे स्वर में कहा, जरा आग की लकड़ियों को थोड़ा नम कर देना ताकि वह मंद जले, और नहाने का पानी चलनी में भर कर लाना जिससे तुम्हें देर हो। इसके बदले उसने नौकरानी को एक रुमाल भेंट में दे दिया। बाबा यागा ने कुछ पल इंतजार किया, फिर खिड़की पर आकर अपनी भांजी से पूछने लगी, बेटी, क्या अब भी बुनाई कर रही हो? अब भी काम में जुटी हो? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ आंटी, मैं अभी भी बुनाई कर रही हूँ। बाबा यागा उसकी बात सुनकर लौट गई। तब लड़की ने बिल्ली को सूअर का मांस दिया और धीरे से पूछा, क्या यहाँ से निकलने का कोई उपाय है? बिल्ली बोली, हाँ बिल्कुल है, ये लो एक कंघी और एक तौलिया, इन्हें लेकर भाग जाओ। बाबा यागा तुम्हारे पीछे आएगी, मगर तुम कान लगाकर जमीन की आवाजें सुनना। जैसे ही लगे कि वह करीब आ गई है, पहले तौलिया पीछे फेंक देना। गिरते ही वहां एक चौड़ी नदी बन जाएगी। यदि किसी तरह वह नदी पार कर ले और तुम्हारे पास पहुंचने लगे तो कान लगाकर उसकी आहट सुनना। अगर वह और भी करीब आ जाए तो कंघी फेंक देना। उसके गिरते ही एक घना जंगल उग आएगा और वह जंगल उसके लिए अभेद्य हो जाएगा। तब तक तुम वहां से निकल लेना। लड़की ने कंघी और तौलिया लिया, बिल्ली को धन्यवाद दिया और तुरंत वहां से भाग निकली। बाबा यागा के शिकारी कुत्ते उसके पीछे आए, पर उसने डबल रोटी उनके सामने फेंक दी और वे उसे छोड़कर वापस लौट गए। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा कर्कश आवाज में खुला और बंद होने लगा। उसने फुर्ती से उसके कब्जों में तेल डाल दिया, जिससे दरवाजा बिना शोर किए खुल गया और वह चुपचाप बाहर निकल आई। रास्ते में बिर्च का पेड़ उसकी आंखें निकाल सकता था, पर उसने जल्दी से उसके चारों ओर रिबन बांध दिया। पेड़ ने भी उसे जाने दिया। लड़की के वहां से निकलते ही बिल्ली बाबा यागा की खड्डी पर बैठ गई और बुनाई की जगह सारी सलाई उलट पलट कर दी। कुछ समय बाद बाबा यागा फिर खिड़की पर आई और पुकारा, बेटी, क्या अब भी बुनाई कर रही हो? बिल्ली ने थोड़ी सी आवाज बदल कर कहा, हाँ आंटी, मैं अभी भी बुनाई में लगी हूँ। बाबा यागा को यह आवाज कुछ अजीब सी लगी। वह मकान के भीतर दौड़ी और देखा कि लड़की गायब थी और उसकी बिल्ली खड्डी पर बैठी है। अपनी बिल्ली को देखकर वह गुस्से से उबल पड़ी और उसे बुरा भला कहने लगी कि उसने लड़की को क्यों जाने दिया और उसकी आंखें क्यों नहीं निकाली। बिल्ली ने कहा, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की, लेकिन बदले में तुमने मुझे सिर्फ हड्डी दी, जबकि उसने मुझे सूअर का मांस दिया। अब भला मैं उसकी आंखें क्यों निकालती? ये सुनकर बाबा यागा गुस्से में भरी और अपने कुत्तों, दरवाजे, बिर्च के पेड़ और नौकरानी तक को जाकर बुरा भला कहने लगी कि उन्होंने अपना अपना काम क्यों नहीं किया। कुत्तों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारी कितनी सेवा की, लेकिन तुमने हमें सिर्फ जली रोटी ही दी।
जबकि उसने हमें नरम डबल रोटी दी थी जिसे हम फाड़ नहीं सकते थे। दरवाजे ने कहा, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, लेकिन तुमने हमारे कब्जों में तेल तक नहीं डाला, जबकि उसने हमारे कब्जों में तेल डाला था। अब हम शोर कैसे करते? बिर्च का पेड़ बोला, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की, पर तुमने कभी मेरे चारों ओर धागा तक नहीं बांधा, जबकि उसने मेरे चारों ओर एक सुंदर रिबन बांधा था। मैं उसकी आंखें कैसे निकाल सकता था? नौकरानी ने कहा, मैंने आपकी खूब सेवा की, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ फटे कपड़े दिए। उसने मुझे सुंदर रुमाल दिया, मैं क्या करती? यह सुनकर पतली टांगों वाली बाबा यागा ने अपनी ओखली संभाली, मूसल हाथ में लिया और लड़की को पकड़ने के लिए झाड़ू से रास्ता साफ करते हुए उड़ चली। लड़की ने जमीन पर कान लगाकर सुना। जैसे ही उसने बाबा यागा के पास आने की आहट सुनी, उसने तुरंत बिल्ली द्वारा दिया गया तौलिया पीछे फेंक दिया। तौलिया गिरते ही एक विशाल नदी बन गई। बाबा यागा जब वहां पहुंची तो नदी देखकर उसने अपने दांत किटकिटाए और बैल लाने के लिए घर लौट गई। बैल लेकर वह नदी पर पहुंची। बैलों ने सारा पानी पीकर नदी सुखा दी और फिर बाबा यागा ने फिर से लड़की का पीछा शुरू किया। लड़की ने दोबारा कान लगाकर सुना और फिर बाबा यागा के करीब आने की आहट सुनी। उसने अब की बार कंघी पीछे फेंक दी। कंघी के गिरते ही वहां एक बेहद घना जंगल उग आया। जंगल की सघनता ने बाबा यागा को रोक दिया। लाख कोशिशों के बाद भी वह उस जंगल को पार नहीं कर सकी और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ा। इस बीच लड़की का पिता घर लौट आया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी बिटिया कहाँ है? पत्नी ने उत्तर दिया, वह अपनी मौसी के घर गई है। इतने में लड़की भी हांफती हुई घर पहुंच गई। उसके पिता ने पूछा, तू कहाँ थी? लड़की ने जवाब दिया, अरे पिताजी, माँ ने मुझे सुई धागा लाने के लिए मौसी के घर भेजा था ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक बना सके, लेकिन वह मौसी तो बाबा यागा निकली और वह मुझे खाना चाहती थी। तो फिर तू उससे कैसे बची? मैंने यूं बचने का जतन किया, कहकर लड़की ने अपने पिता को पूरी घटना विस्तार से बताई। जैसे ही पिता ने बेटी से बाबा यागा से बच निकलने की पूरी कहानी सुनी, उसे क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद वह और उसकी बेटी सुख शांति से जीवन बिताने लगे और उनके दिन फिर से खुशियों से भर गए। यह कहानी का एक दूसरा रूप है। बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी नताशा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था, लेकिन पिता पुत्री के बीच खुशी का माहौल बना रहता था। हर सुबह नाश्ते की मेज पर डबल रोटी और जैम रखा होता और दोनों उसे बड़े चाव से खाते थे, कभी इधर उधर देखकर तो कभी पीकेबू खेलते हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन बूढ़े आदमी के मन में दूसरी शादी का विचार आया। उसने दूसरी शादी कर ली और नताशा को सौतेली माँ मिल गई। उसी दिन से उनके जीवन में बदलाव आ गया। अब नाश्ते की मेज पर डबल रोटी और जैम नदारद थे। उनके पीकेबू के खेल भी समाप्त हो गए थे। स्थिति यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि और भी बिगड़ गई। नताशा को अब चाय की मेज पर बैठने की भी अनुमति नहीं थी। सौतेली माँ का कहना था कि छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए और जैम के साथ रोटी भी कम ही खानी चाहिए। अब उसे डबल रोटी के सूखे टुकड़े देकर बाहर भेज दिया जाता ताकि वह कहीं अकेले बैठकर खा ले। उसके बाद सौतेली माँ अपने पति को बताती कि घर में हर गलत काम का कारण वही बच्ची है और बूढ़ा अपनी नई पत्नी की बातों पर भरोसा कर लेता। बेचारी नताशा बाहर शेड में जाकर सूखे डबल रोटी के टुकड़े आंसुओं से भिगोकर अकेले ही खाती। कुछ समय बाद वह सौतेली माँ की चीखें सुनती, जो उसे चाय के बर्तन धोने, घर साफ करने, फर्श चमकाने और सबके गंदे जूते साफ करने के लिए बुलाती। एक दिन सौतेली माँ ने सोचा कि अब वह इस बच्ची को और एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा के लिए उससे कैसे छुटकारा पाए। तभी उसे अपनी भयानक बहन बाबा यागा की याद आई, जिसकी टांगें हड्डियों जैसी थी और जो घने जंगल में रहती थी। सौतेली माँ के मन में एक घिनौना विचार आ गया। अगले दिन जब उसका पति पास के गांव में अपने मित्रों से मिलने गया, तो जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसकी सौतेली माँ ने नताशा को बुलाया। कर्कश आवाज में उसने कहा, सुन, जंगल में मेरी बहन के पास जा और उससे कमीज मरम्मत करने के लिए सुई और धागा लिया। कांपते हुए नताशा ने उत्तर दिया, मगर सुई और धागा तो यही घर में है।
वह जानती थी कि उसकी सौतेली माँ की यह बहन कोई आम महिला नहीं, बल्कि खतरनाक जादूगरनी बाबा यागा थी, जिसके पास जो भी बच्चा जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। उसकी सौतेली माँ ने दांत किटकिटाते हुए उसे चुप कराते हुए गरजा, बकवास मत कर, मैंने जो कहा उसे मान। अब बिना कुछ बोले मेरी बहन से सुई और धागा लाने जंगल जा। डरी हुई नताशा ने डरते हुए पूछा, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? नताशा को याद आया कि उसने सुना था बाबा यागा अपनी भयानक ओखली में अपने शिकार को बैठाकर अपने विशाल मूसल से पीछा करती थी और अपने लोहे के तीखे दांतों से उन्हें निगल जाती थी। सौतेली माँ ने उसकी नाक पकड़ते हुए तीखे लहजे में कहा, ये नाक तेरी है ना? क्या इसे महसूस कर सकती है? नताशा ने सहमी हुई आवाज में कहा, हाँ। तो बस इसी नाक के साथ जंगल की उस सड़क पर चल दे। आगे जाकर एक गिरा पेड़ मिलेगा, वहीं से बाईं ओर मुड़ना और सीधे चलते रहना। वहां तुझे तेरा काम करने के लिए मेरी बहन का घर मिल जाएगा। अब जा, आलसी लड़की। उसने नताशा के हाथ में एक रुमाल थमाया जिसमें कुछ बासी रोटी के टुकड़े, थोड़ा सा पनीर और मांस का एक टुकड़ा बंधा था। नताशा ने वह रुमाल थामा और जाने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी थी, ठंडी निगाहों से उसे ताकती हुई, जिसके कारण नताशा के पास केवल आगे बढ़ने का ही विकल्प था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए गिरा पेड़ पाकर वह बाईं ओर मुड़ गई। उसकी नाक पर अब भी हल्का दर्द था, जो सौतेली माँ की पकड़ की याद दिला रहा था, और उसे समझ आ गया कि अब वापसी नहीं है। कुछ देर बाद वह पहुंच गई उस झोपड़ी के पास जो हड्डियों पर खड़ी हुई थी, चारों ओर ऊंची सी बाड़ से घिरी हुई। उसने उस बाड़ के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, परंतु वह इतनी जोर से चरमरा रहा था जैसे उसकी हर एक कड़ी में दर्द हो। इधर उधर देखने पर उसे एक जंग लगे तेल का डिब्बा दिखाई दिया। कितनी बड़ी किस्मत है मेरी, उसने सोचा, इसमें थोड़ा सा तेल बचा है। उसने तेल की कुछ बूंदें उस दरवाजे के कब्जों में डाली, जिससे दरवाजा आसानी से खुल गया। झोपड़ी अंदर थी और बाबा यागा की यह झोपड़ी सामान्य नहीं थी। यह एक विशाल मुर्गे की टांगों पर खड़ी थी और कंपाउंड में इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही नताशा पास पहुंची, झोपड़ी का मोह उसकी ओर घूम गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खिड़कियां उसकी आंखें हो और दरवाजा उसका मुंह। कंपाउंड में बाबा यागा की नौकरानी खड़ी थी, आंसुओं से तरबतर, क्योंकि बाबा यागा ने उसे कठिन कार्य दे रखा था। वह अपने आंसू अपनी बनियान से पहुंच रही थी। नताशा ने करुणा से कहा, मेरे पास एक रुमाल है, लो इसे इस्तेमाल करो। उसने धीरे से अपना रुमाल खोला, उसे झाड़कर साफ किया और उसमें रखे खाने को जेब में रख लिया। फिर वह रुमाल नौकरानी को थमाते हुए कहा, ये लो। नौकरानी ने उस रुमाल से अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झोपड़ी के नजदीक एक बड़ा सा कुत्ता बैठा पुरानी हड्डी चबा रहा था। उसे देखकर नताशा बोली, अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को है। उसने अपनी जेब से डबल रोटी और थोड़ा मांस निकाला और उसे कुत्ते की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये भले ही ताजा ना हो, लेकिन कुछ तो है। कुत्ते ने झट से खाना लपक लिया, उसे चटकर अपने होंठ चाटने लगा। कुत्ते को खिलाने के बाद नताशा झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ी। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से बाबा यागा की कर्कश आवाज आई, अंदर आ जाओ। नताशा ने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे को खोला और झोपड़ी में दाखिल हुई। वहां उसने देखा कि हड्डियों की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा एक हड्डी पर बैठकर कपड़ा बुन रही थी। एक कोने में दुबली पतली काली बिल्ली चुपचाप बैठी एक चूहे के बिल को घूर रही थी। नताशा ने डर छुपाते हुए कहा, नमस्ते आंटी। बाबा यागा ने उसे दांत निपोड़ते हुए जवाब दिया, अरे मेरी प्यारी भांजी, नमस्ते। माँ ने मुझे आपसे कमीज की मरम्मत के लिए सुई धागा लाने को भेजा है, नताशा ने कहा। बाबा यागा अपनी बुरी मुस्कान के साथ बोली, अभी अभी? खैर चल, इस खड्डी पर बैठ और मेरा कपड़ा बुन, मैं सुई धागा लेने जाती हूँ। नताशा बुनाई में लग गई और बाबा यागा बाहर निकल गई। दरवाजे के पास जाकर उसने नौकरानी से धीरे से कहा, जरा मेरी प्यारी भांजी के लिए नहाने का पानी गर्म कर और उसे अच्छे से नहला धुला दे। आज रात का खाना वही है। थोड़ी देर में नौकरानी जग लेकर पानी लाने के लिए अंदर आई।
तब नताशा ने उससे धीरे से निवेदन किया, कृपा कर जल्दी आग मत जलाना और पानी भी छलनी से लेकर जाना ताकि धीरे धीरे टपके। नौकरानी कुछ न बोली, पर उसने सच में पानी गर्म करने में काफी समय लगाया। कुछ देर बाद बाबा यागा खिड़की पर आई और अपनी मीठी सी आवाज में पूछा, ओ मेरी प्यारी भांजी, तू कपड़ा बुन रही है ना? नताशा ने जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं बुन रही हूँ। ये सुनकर बाबा यागा संतुष्ट होकर चली गई। जैसे ही वह वहां से हटी, नताशा ने उस पतली काली बिल्ली की ओर देखा जो अभी भी चूहे के बिल की तरफ देख रही थी। नताशा ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्ली ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, मैं यहाँ एक चूहे की ताक में हूँ, 3 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी सौभाग्य की बात है कि मेरे पास अभी थोड़ी सी चीज बची हुई है। ये कहकर उसने वह चीज उस काली बिल्ली को थमा दी। बिल्ली ने चीज खाते हुए पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? हाँ प्यारी बिल्ली, बिल्कुल, लेकिन मैं भागूंगी कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा यागा मुझे अपने लोहे के दांतों से चबा ही डालेगी, नताशा ने डरते हुए कहा। बिल्ली ने गंभीरता से कहा, वह तो यही चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने का तरीका जानती हूँ। इतने में ही बाबा यागा खिड़की पर आ गई और चिल्लाई, अरे मेरी प्यारी भांजी, क्या तुम अभी भी मेरा कपड़ा बुन रही हो? नताशा ने खड्डी से थोड़ा हटकर जवाब दिया, हाँ हाँ आंटी, मैं बुन रही हूँ। उसकी खड्डी लगातार क्लिकटी क्लैक की आवाज करती रही। ये सुनकर बाबा यागा वहां से चली गई। जैसे ही वह गई, बिल्ली ने नताशा से फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वहां स्टूल पर एक कंघी और नहाने के लिए तौलिया रखा है। जैसे ही बाबा यागा नहाने वाले कमरे में जाए, तुम उन्हें लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे निकलने के बाद बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी। जब वह तुम्हारे करीब पहुंचने लगे तो यह तौलिया पीछे फेंक देना। इससे एक चौड़ी नदी बन जाएगी जिससे वह तुम्हें जल्दी नहीं पकड़ पाएगी, और जब वह नदी पार कर ले तो ये कंघी फेंकना, जिससे एक घना जंगल उग आएगा जो उसे रोक देगा। इस तरह तुम अपने घर पहुंच सकोगी। नताशा चिंतित होकर बोली, पर अगर मैं भाग गई तो खड्डी रुक जाएगी और बाबा यागा को पता चल जाएगा कि मैं भाग गई हूँ। काली बिल्ली ने सांत्वना दी, उसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी जगह खड्डी संभाल लूंगी, बस तुम भाग जाओ। नताशा ने पहले सुनिश्चित किया कि बाबा यागा नहाने वाले घर में है। इसके बाद उसने कंघी और तौलिया उठाए और फुर्ती से बाहर की ओर भागी। बाहर निकलते समय एक कुत्ते ने उसे दौड़ते देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसे याद आया कि यह वही लड़की है जिसने उसे रोटी और मांस खिलाया था, उसने कहा, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे, और सिर नीचे कर वहीं बैठ गया। नताशा ने उसे प्यार से सहलाया और वहां से आगे बढ़ी। जब वह बड़े दरवाजे के पास पहुंची तो बिना किसी आवाज के दरवाजा खुल गया, क्योंकि उसने पहले ही उसमें तेल डाल दिया था, और फिर वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी। इधर काली बिल्ली ने खड्डी संभाल ली थी और आवाजें आती रहीं। हालांकि उसने धागों को बुरी तरह उलझा दिया था। कुछ देर बाद बाबा यागा फिर खिड़की पर आई और बोली, ओ मेरी भांजी, क्या तू अब भी बुन रही है? काली बिल्ली ने धागों को और उलझाते हुए कहा, हाँ आंटी, मैं अब भी बुन रही हूँ। बाबा यागा को शक हुआ और उसने कहा, ये आवाज तो खाने की नहीं है। वह तुरंत अपने लोहे के दांत किटकिटाती हुई झोपड़ी में घुस गई। उसने खड्डी की ओर नजर घुमाई तो देखा कि वहां वह छोटी लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी पतली दुबली काली बिल्ली ही थी जो धागे को बार बार उलझा रही थी। बाबा यागा गुस्से में बिल्ली पर झपट पड़ी और गरज कर बोली, तूने उस छोटी लड़की की आंखें क्यों नहीं निकाल ली? बिल्ली ने धीरे से अपनी पूंछ को मोड़ा, पीठ ऊंची की और निःशब्द उत्तर दिया, सालों से मैंने तुम्हारी सेवा की और बदले में तुमने बस पानी ही दिया। अपना भोजन तो मैं हमेशा खुद ही जुटाती रही, पर उस लड़की ने मुझे असली चीज दी। ये सुनकर बाबा यागा आगाबूला हो उठी। उसने बिल्ली को झंझोड़कर जोर से हिलाया। फिर वह अपनी नौकरानी के पास पहुंची और उसका गला पकड़कर चीखी, तुझे नहाने का पानी गर्म करने में इतनी देर क्यों लगी? डरी सहमी नौकरानी ने कांपते हुए कहा, सालों की सेवा में तुमने मुझे एक चिथड़ा भी नहीं दिया, पर उस लड़की ने मुझे देखो कितना सुंदर रुमाल दिया। गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाबा यागा कंपाउंड की ओर भागी। उसने देखा कि दरवाजा खुला पड़ा था। वह दरवाजे पर चीखते हुए बोली, जब उसने तुझे खोला तब तूने शोर क्यों नहीं मचाया?
दरवाजा ठंडे स्वर में बोला, सालों से मैंने तुम्हारी सेवा की, पर तुमने कभी मेरे कब्जों में एक बूंद तेल नहीं डाला। अब उस लड़की ने मेरे कब्जों को तेल से चिकना कर दिया। देखो, अब मैं बिना आवाज के खुल और बंद हो सकता हूँ। बाबा यागा ने क्रोध में दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और फिर घूमकर कुत्ते की ओर देखा। उसने कुत्ते से पूछा, और तू? जब वह बाहर निकली तो तूने उसे फाड़ क्यों नहीं खाया? कुत्ते ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने सालों तक तुम्हारी सेवा की और बदले में मुझे बस सूखी हड्डियां मिली, पर उस लड़की ने मुझे असली डबल रोटी और मांस दिया। ये सब सुनकर बाबा यागा उन सब पर बुरी तरह चिल्लाई और मारने लगी। जब वह थक गई तो अपनी बड़ी ओखली में जा बैठी और मूसल से पीटते हुए हवा में उड़ गई। वह जल्द ही नताशा के नजदीक पहुंच गई। उसने समझ लिया कि नताशा जंगल में भाग रही थी। बाबा यागा चिल्लाई, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती, और उसने अपनी ओखली को और तेजी से भगाया। नताशा जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। उसके जीवन में उसने इतनी तेज कभी नहीं दौड़ी थी। जैसे ही उसे बाबा यागा की ओखली की आवाज सुनाई दी, उसके मन में डर समा गया। पर तभी उसे उस काली बिल्ली के शब्द याद आए। उसने अपना तौलिया पीछे फेंक दिया। तौलिया तुरंत फैलता गया और एक चौड़ी नदी में बदल गया। अब बाबा यागा और नताशा के बीच एक विशाल नदी थी। नताशा ने एक बार मुड़कर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। बाबा यागा नदी के किनारे आकर गुस्से में चीखी। उसने अपना मूसल जमीन पर पटक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि वह इस जादुई नदी को पार नहीं कर सकती। गुस्से में तमतमाई बाबा यागा अपने ठिकाने पर लौट गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी गायों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के किनारे ले जाकर कहा कि वे उस नदी का सारा जल पिए। गायों ने पलक झपकते ही उस नदी का सारा पानी पी लिया। इस बीच नताशा दूर निकल चुकी थी। उसे लगा कि अब वह बाबा यागा के शिकंजे से बच गई है, मगर उसका दिल धक धक करने लगा जब उसने आसमान में बाबा यागा को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए और लगा जैसे अंत निकट है। तभी उसे बिल्ली द्वारा दी गई कंघी की याद आई और उसने जल्दी से कंघी को पीछे फेंक दिया। कंघी गिरते ही उसके सारे दांत एक गहरे घने जंगल में तब्दील हो गए। ये जंगल इतना सघन था कि यहाँ तक कि बाबा यागा जैसी ताकतवर जादूगरनी भी इसे पार नहीं कर सकती थी। वह मायूस होकर लोहे के दांत कटकटाती अपने अड्डे की ओर लौट गई। दूसरी ओर नताशा थकी हारी अपने घर पहुंची, पर अंदर जाने से पहले उसने बाहर के शेड में रुकना उचित समझा। जब उसने देखा कि उसके पिता वापस आ गए हैं, तो वह उनके पास दौड़ पड़ी। उसके पिता ने हैरानी से पूछा, तू कहाँ थी और तेरा चेहरा इतना तमतमाया क्यों है? सौतेली माँ की नजर जैसे ही नताशा पर पड़ी, वह सहम गई और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। वह दांत पीसते पीसते अपने दांत भी घिस बैठी, मगर अब नताशा के मन में कोई भय नहीं था। वह पिता के पास पहुंचकर उनके घुटनों पर चढ़ गई और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। जब उसके पिता को पता चला कि उनकी पत्नी ने उनकी बेटी को बाबा यागा के पास मौत के मुंह में भेजा था, तो उन्होंने उस स्त्री को फौरन घर से निकाल दिया और फिर कभी वापस लौटने नहीं दिया। इसके बाद पिता ने खुद अपनी बेटी की देखभाल करने का जिम्मा लिया और फिर कभी किसी अजनबी को उनके बीच नहीं आने दिया। अब मेज पर फिर से डबल रोटी और जैम सजने लगे और पिता बेटी के बीच हंसी मजाक और खुशियां लौट आईं। वे दोनों फिर से आनंदित जीवन जीने लगे। ये बाबा यागा की सिंड्रेला लोक कथा पहले से चली आ रही अन्य 2 कहानियों पर आधारित है। एक बार मिस्र के 4 प्राणियों में इस बात पर बहस हो गई कि असली सिंड्रेला किसने देखी। चूंकि वे चारों प्राणी 4 अलग अलग देशों से थे, तो सवाल यह था कि चारों कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने असली सिंड्रेला देखी है। इसके जवाब में उन चारों ने अपनी अपनी कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने सिंड्रेला को देखा और क्यों वही असली सिंड्रेला थी। ये 4 प्राणी थे: मिस्र का होरस देवता जो बाज का रूप धरता था, जर्मनी का कबूतर, फ्रांस के चूहे और बाबा यागा के घर में रहने वाली यह बिल्ली। होरस, कबूतर और चूहों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई और अब बारी थी बिल्ली की। चूंकि यह बिल्ली बाबा यागा के घर की निवासी थी, इसका कहना था कि वही असली सिंड्रेला को जानती है। यही वह कहानी है जो उसने उन सभी को सुनाई। बिल्ली ने कहा, तुम सबकी कहानियां अच्छी हैं, लेकिन अब मैं तुम सबको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिससे तुम महसूस करोगे कि यही असली सिंड्रेला की दास्तान है।
ये बहुत पहले की बात है, जब मैं रूस में एक क्रूर आदमखोर बुढ़िया बाबा यागा के साथ रहा करती थी। उसे तुम एक जादूगरनी या कुटिल चुड़ैल भी कह सकते हो। वह हमेशा बुरे और ओछे लोगों के बीच ही रही, और इसी कारण मैं भी केवल ऐसे भयावह इंसानों को ही देख पाई जिनकी सोच बेहद अंधकारमय थी। मगर वह दिन मुझे आज भी याद है, जब एक सच्ची सिंडरेला हमारे यहाँ आई थी। वह सबसे करुणामयी लड़की थी जिसे मैंने अपनी पूरी उम्र में देखा। उसके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहती, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए। एक दिन वह हमारे घर पर आ पहुंची और उसने आवाज दी, आंटी। ये सुनकर मैं भौंचक्की रह गई, क्योंकि बाबा यागा ने कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया था, तो फिर यह उसकी भांजी कैसे हो सकती थी। मुझे संदेह हुआ और मैंने खुद को सजग किया। तभी मुझे मालूम हुआ कि इस भोली लड़की की सौतेली माँ ने एक घिनौनी साजिश रची थी। उसने बाबा यागा से यह तय कर लिया था कि वह इस लड़की को यहाँ भेजेगी ताकि बाबा यागा उसे खा सके। हालांकि मैं खुद ऐसे पापों से दूर ही रहती थी, क्योंकि मैं उन बुरे कर्मों की कीमत चुकाने से बचना चाहती थी। लेकिन इस मासूम लड़की को देखकर मुझ में सहानुभूति जाग उठी। उसने मुझे खाने के लिए सूअर का मांस दिया। ये देख मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि किसी ने मेरे लिए आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। ये किसी ने मेरे लिए किए गए सबसे अच्छे कामों में से था। यही वह पल था जब मैंने निर्णय किया कि मुझे इस लड़की को बाबा यागा के चंगुल से बचाना ही होगा। मेरे पास 2 बेहद कीमती वस्तुएं थी। एक तौलिया जो जमीन पर डालने से चौड़ी और गहरी नदी में तब्दील हो सकता था, और एक कंघी जिसे गिराने से घना जंगल उग आता था। वह यह भी जानती थी कि भौंकते कुत्तों से कैसे बचा जाए, बर्च के पेड़ के प्रहार से कैसे बचा जाए, और ची ची करती दरवाजे की किवाड़ों से कैसे निपटा जाए। उसने बताया कि यह सब तो उसकी असली मौसी ने उसे पहले ही सिखा दिया था। जब मैं अपनी वे दोनों चीजें लाने गई, तब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उसके पिता ने एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। यह दूसरी स्त्री बहुत दुष्ट थी। उसकी खुद की भी 2 बेटियां थी और वह चाहती थी कि यह लड़की मर जाए। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस लड़की से बेहद नफरत करती थी, उसे अपनाने से इनकार करती थी। उस दिन उस निर्दोष लड़की को बाबा यागा के पास सुई धागा लेने भेजा गया था। ये उसकी सौतेली माँ की एक खौफनाक साजिश थी, ताकि बाबा यागा उस पर घातक हमला कर उसे अपना शिकार बना सके। उसकी कहानी सुनते हुए कोई भी विचलित हो सकता था। मैं तो जैसे सुन ही नहीं सकी। वह कितनी मासूम थी, और फिर भी उस जगह पर थी जहां सबसे ज्यादा उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, अपने ही घर में। अचानक बाबा यागा के कदमों की आहट सुनाई दी और लड़की ने फौरन खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उसने रास्ते में भौंकते कुत्तों को बिस्किट खिला दिए, जिससे वे उसके पीछे नहीं दौड़े। उसने चू चू करते दरवाजों के कब्जों पर तेल डाल दिया और वे चुप हो गए। उसने एक पेड़ के इर्द गिर्द एक रिबन बांध दिया, जिससे पेड़ ने भी उसे चोट नहीं पहुंचाई। जब बाबा यागा को भनक लगी कि मैं उस लड़की को सुरक्षित निकलने में मदद कर रही हूं, तो उसने क्रोध में मुझ पर हो प्रहार किए। पर मैंने उसकी मार की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे इस बात का सुकून था कि मैंने एक दयालु और मासूम लड़की को उसकी जान बचाने में मदद की थी। इससे कम से कम थोड़ी सी अच्छाई तो इस दुनिया में जिंदा रहेगी, और इसी उम्मीद के लिए मैं बाबा यागा के किसी भी दंड को सहन कर सकती थी। बाबा यागा लड़की का पीछा करने के लिए दौड़ी, परंतु उसी शाम मुझे पता चला कि वह उसे पकड़ नहीं सकी। बीच रास्ते में एक अनजानी चौड़ी और गहरी नदी आ गई थी, जिससे पार पाना उसके लिए एक विकट चुनौती था। उसे अपने बैलों के सहारे नदी पार करनी पड़ी। इसके बाद एक घना जंगल भी रास्ते में खड़ा हो गया, जिससे वह किसी भी तरह पार नहीं कर सकी और वापस लौट आई। मैंने सब कुछ अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन सच्चाई तो मुझे पता थी। उस लड़की ने मेरी दी हुई तौलिया और कंघे का ही सहारा लिया था, ताकि वह सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। उसके बाद का क्या हुआ, इसका मुझे कोई अता पता नहीं था। कई साल बीत गए और उसके बारे में मेरी जानकारी बस उतनी ही रही। फिर एक दिन मैंने एक बिल्ली से सुना कि उसने भी एक कहानी सुनी है, जो बहुत मिलती जुलती है मेरी उस मासूम लड़की की कहानी से। आखिर में जब मैंने उस बिल्ली से उस लड़की के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह वही लड़की थी, मेरी सिंडरेला। उसने अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के अन्यायपूर्ण व्यवहार की
पूरी दास्तान सुनाई थी और उसके पिता ने इस बात पर गुस्से में अपनी दूसरी पत्नी का अंत कर दिया था। उसकी दयालुता और साहस ने उसे असली सिंड्रेला बना दिया। वह वाकई एक अद्वितीय बच्ची थी। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसी नेक बच्ची का साथ मिला। ये कहकर बिल्ली ने अपनी कहानी समाप्त की। होरस बोला, तुम्हारी कहानी अद्भुत थी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी अनमोल सिंड्रेला ही असली सिंड्रेला थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप का एक राजकुमार एक ऐसी युवती से विवाह करना चाहता था जिसके गाल लाल सेब जैसे दमकते हों, आंखें कत्थई रंग की और सेब के बीज जैसी गहरी हो, और जिसका स्वभाव सेब के रस सा मधुर हो। परंतु उसके अपने राज्य में ऐसी युवती का मिलना दुर्लभ था। ऐसे में वह अपनी आदर्श दुल्हन की खोज में दूसरे देश की ओर निकल पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर 3 दिन और 3 रातों तक निरंतर सफर करता रहा। चौथे दिन वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां झाड़ियां कतार में खड़ी थी। उन्हीं झाड़ियों में से एक के नीचे उसने देखा कि एक बालों से ढकी टांग बाहर निकली हुई है। इस दृश्य ने उसे जिज्ञासु बना दिया और तभी उसने एक आवाज सुनी, अरे मेरी बदकिस्मती, मैं यहाँ बुरी तरह अटक गया हूँ। राजकुमार ने आवाज की दिशा में पूछ लिया, तुम कौन हो? वही आवाज फिर गूंजी, पहले मेरी टांग खींचो, फिर जान पाओगे कि मैं कौन हूँ। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया और जोर लगाकर उस टांग को खींचा। झाड़ियों के पीछे से एक नाटे कद का गोल मटोल आदमी बाहर निकला, जिसके कपड़े लाल और हरे रंग के थे। उसने राजकुमार का आभार व्यक्त किया। राजकुमार ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा, पर बताओ कि तुम इन झाड़ियों में अटके कैसे? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, एक राक्षस ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। जैसे ही वह उसे पकड़कर यहाँ लाया, मैं यहीं छुप गया। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या वह उसे उठाकर कहीं ले गया? हाँ, व्यक्ति ने दुखी स्वर में कहा, उसने उसे अपनी उंगली और अंगूठे के बीच फंसाया और उड़ गया। मैं तो जैसे सुन्न पड़ गया था, कुछ भी कहने या रोकने का साहस नहीं कर पाया। यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। वह उसे किस ओर ले गया? राजकुमार ने चिंतित होकर पूछा। व्यक्ति ने राजकुमार को बताया, वह उसे भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार ले गया है। राजकुमार ने उसकी बात दोहराई, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार। मैं तुरंत वहां जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूँ। वैसे वह देखने में कैसी है? उस व्यक्ति ने कहा, उसके गाल सेब जैसे लाल है, आंखें कत्थई रंग की और सेब के बीज जैसी है, और उसका स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। अगर तुम... बस इतना सुनते ही राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। यही तो उसकी तलाश थी। वह बिना देर किए अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसी दिशा में चल पड़ा। वह हवा की रफ्तार से दौड़ता चला जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। जैसे ही कुत्ते ने उसे देखा, वह भौंकता हुआ बाहर निकला। राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, मैं राक्षस के किले की ओर बढ़ रहा हूँ, जहां वह लड़की कैद है जिसके गाल सेब जैसे सुर्ख है, आंखें सेब के बीज जैसी कत्थई और स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। कुत्ता बोला, मैं बहुत भूखा हूं, पहले मुझे खाने के लिए कुछ दो, तभी तुम्हें जाने दूंगा। राजकुमार ने कहा, हड्डी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो खाना है तुम उसे ले सकते हो। ये रोटियां लो और अपनी भूख शांत करो। कहकर राजकुमार ने अपनी सारी रोटियां कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने खुशी खुशी रोटियां खाई और फिर बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे तुम्हें उस लड़की को बचाने में सफलता मिले। मगर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहां एक सेब रखा होगा, उसे जरूर उठा लेना। फिर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और कुत्ते को पार करते हुए आगे बढ़ गया। वह अपने घोड़े को हवा की रफ्तार से दौड़ाता हुआ जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी ने पूछा, ओ राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं राक्षस के किले की ओर जा रहा हूं, जहां वह लड़की कैद है जिसके गाल सेब जैसे लाल, आंखें कथई और स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है।
जादूगरनी बोली, मुझे ठंड लग रही है, जब तक तुम मुझे एक कंबल नहीं दोगे मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास कंबल तो नहीं है, लेकिन मेरा मखमली कोट है, इसे तुम ले लो। कहकर उसने अपना मखमली कोट उतारकर उसे दे दिया। जादूगरनी ने कोट को अपने चारों ओर लपेट लिया और कहा, अब तुम जा सकते हो राजकुमार। ईश्वर करे कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर वहां लड़की न मिले तो एक सेब जरूर दिखेगा, उसे उठा लेना। राजकुमार ने जादूगरनी के घर से छलांग लगाई और तेजी से लड़की की खोज में आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर वह एक बड़ी खाई के पार बने दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा छीं छीं करता हुआ बोला, राजकुमार, तुम कहां का रुख कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं राक्षस के किले की ओर जा रहा हूं, जहां वह लड़की कैद है जिसके गाल सेब जैसे लाल, आंखें कत्थई और स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। दरवाजे ने कहा, पहले मेरे जोड़ों में तेल डालो, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। जैसे ही राक्षस ने पीछा किया, कुत्ते ने झपट कर उसके पैर को अपने दांतों में जकड़ लिया और वहीं रोके रखा। उधर राजकुमार दौड़ता रहा, निरंतर भागता गया, जब तक वह उस झाड़ियों की कतार तक नहीं पहुंच गया जहां लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टाप की आवाज सुनते ही वह आदमी फिर से झाड़ियों में दुबक गया था। राजकुमार ने उसकी टांग पकड़कर उसे बाहर खींचा। वास्तव में घोड़े की तेज आवाज से वह भयभीत होकर फिर से छिप गया था। अपनी बेटी को वापस पाकर वह आदमी बेहद खुश हुआ और राजकुमार के आग्रह पर उसने अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दिया। राजकुमार को उसकी मनचाही जीवन संगिनी मिल चुकी थी। वह उसे लेकर हर्षोल्लास के साथ अपने महल लौट आया और विवाह के बंधन में बंधकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का किस्सा है। एक आदमी था जिसे ताश खेलने का बेहद जुनून था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, क्राइस्ट को दोपहर के भोजन पर बुला लो। उसकी पत्नी ने क्राइस्ट को निमंत्रण भेजा और क्राइस्ट ने हामी भर दी। तो दोपहर होते ही क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ ताश खेलने वाले के घर आ पहुंचे। इतने सारे लोगों को देखकर ताश खेलने वाले की पत्नी हैरान होकर बोली, मेरे पास तो इतनी रोटियां ही नहीं है। क्राइस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है पर्याप्त रोटियां है। देखो, मेरे पास ये एक रोटी है, आज हम सब इसी से भोजन करेंगे। मेज सजाई गई, सब बैठ गए। क्राइस्ट ने उस रोटी को आशीर्वाद दिया और सभी ने भरपेट खाना खाया। हैरत की बात तो यह थी कि वह रोटी इतनी हुई कि सबकी भूख से भी ज्यादा बच गई। भोजन के बाद क्राइस्ट ने एक प्याला शराब का लिया और ताश खेलने वाले से पूछा, कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शिष्यों ने सलाह दी कि वह स्वर्ग का राज्य मांग ले, मगर ताश खेलने वाले ने हंसते हुए कहा, मेरे घर के आंगन में एक सेब का पेड़ है। लोग आते हैं और बिना पूछे सेब तोड़कर ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस पेड़ से सेब तोड़े वह उससे चिपक जाए और जब तक मैं उसे न छोड़ूं वह छूट न सके। क्राइस्ट मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद क्राइस्ट ने शराब का दूसरा प्याला पिया और फिर पूछा, अब बताओ और क्या मांगना चाहते हो? शिष्यों ने फिर समझाया कि अब स्वर्ग का राज्य मांग लो, लेकिन वह बोला, नहीं, अब की बार तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी ताश खेलूं हर बार मैं ही जीतूं। क्राइस्ट बोले, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तीसरे प्याले के बाद क्राइस्ट ने आखिरी बार पूछा, अब आखिरी बार बताओ तुम क्या चाहते हो? तब उसने कहा, अब मुझे स्वर्ग का राज्य ही दे दो। क्राइस्ट ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चले गए। अब तो वह आदमी क्राइस्ट के वरदान से ताश के खेल में हर किसी को हरा देता। समय बीता और जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया तब भी वह ताश खेलता रहा। कुछ समय बाद क्राइस्ट स्वर्ग में पहुंचे और उन्होंने एक देवदूत को भेजा ताकि वह उस ताश खेलने वाले को स्वर्ग में बुला सके। देवदूत धरती पर आया और बोला, तुम्हारा खेल अब पूरा हुआ, चलो अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ, स्वर्ग चलो। ताश खेलने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तब तक तुम इस सेब के पेड़ से कुछ सेब खा लो, मैं तुरंत आता हूं।
देवदूत ने जैसे ही पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही वह पेड़ से चिपक गया। हक्का बक्का होकर उसने ताश वाले से गुहार लगाई, भाई मुझे इस पेड़ से छुड़ा दो। ताश खेलने वाले ने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा मैं तुम्हें छुड़ाने आऊंगा, लेकिन मेरी मर्जी से ही, पहले नहीं। इतना कहकर वह मस्ती में इधर उधर टहलने लगा। जब उसने मन भर के टहल लिया, तब वह देवदूत के पास लौटा और कहा, चलो अब मैं तुम्हें इस पेड़ से छुड़ाता हूं और तुम्हारे साथ चलता हूं। उसने देवदूत को पेड़ से आजाद किया और उसके साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में नरक का इलाका पड़ा, जहां हेडेस अपने 12 चेलों के साथ जमा था। ताश खेलने वाले ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ ताश का एक खेल खेलना चाहता हूं। अगर मैं हार गया तो हमेशा के लिए यहाँ तुम्हारे पास रह जाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो मुझे अपने ये 12 चेले सौंप देना। हेडेस ने चुनौती स्वीकार की और खेल शुरू हुआ, पर क्राइस्ट के आशीर्वाद से ताश वाले के सामने कौन टिक सकता था। उसने खेल में जीत हासिल की और 12 चेले अपने साथ ले लिए। फिर वह स्वर्ग पहुंचा। जब क्राइस्ट ने उसे इतने लोगों के साथ आते देखा तो चकित होकर बोले, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था, तुम तो पूरे दल के साथ आ गए। ताश वाले ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे मैंने सिर्फ आपको खाने के लिए बुलाया था और आप 13 लोगों के साथ मेरे घर आए थे, वैसे ही मैं भी 12 साथियों को लेकर आया हूं। क्राइस्ट ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया और सभी 13 को स्वर्ग में आने की इजाजत दे दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्यारा सा खरगोश था जिसका नाम था आलो। उसके इस अनोखे नाम की वजह से हर कोई उसे चिढ़ाया करता, कहते, क्या मजाक है, आलू तो सब्जी होती है। बेचारा आलो यह सुनकर बहुत उदास हो जाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बस एक ही खरगोश था जो उसे कभी तंग नहीं करता था। एक दिन आलू ने उस खरगोश से उसका नाम पूछा। उस पर उसने जवाब दिया, मेरा नाम है बैगन सुंदरी। आलू को सुनकर हंसी आ गई। बोला, अरे ये कैसा अजीब नाम है, बैगन भी कोई नाम होता है, वो तो काले काले भद्दे होते हैं। बैगन सुंदरी ये सुनकर रोने लगी। उसे रोता देख आलू का दिल पसीज गया। उसने कहा, अरे तुम क्यों रोती हो, देखो हमारे दोनों के नाम ही सब्जियों के हैं, चलो हम दोस्त बन जाते हैं और बाकी सबको चढ़ाने दो, उनका चढ़ाना भी थक हार कर रुक ही जाएगा। आलू और बैगन सुंदरी का बंधन और मजबूत हो गया। आलू ने हंसते हुए कहा, क्यों ना हम शादी कर ले, इससे हम सदा साथ रहेंगे। बस फिर क्या था, दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शहनाई बजी, आतिशबाजी हुई और ढेर सारे मेहमान आए। मंडप फूलों से सजा था, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। मिठाइयां बांटी गई और चढ़ाने वाले खरगोशों ने इतनी मिठाइयां खा ली कि वहीं बैठे बैठे सो गए। तब औरों ने उन्हें चढ़ाना शुरू किया और कहा, पहले दूल्हा दुल्हन के पैर छू लो, फिर सोने देंगे। हारकर उन्होंने आलू और बैगन सुंदरी के पैर छूकर माफी मांगी और कहा कि अब कभी नहीं चढ़ाएंगे। शादी के बाद बैगन सुंदरी आलू के घर आ गई। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। रात होने तक सब अपने अपने घर लौट गए और आलू और बैगन सुंदरी ने थकान भरे दिन के बाद चैन की सांस ली। अगले दिन उन्होंने घर को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलू बाजार से नई चारपाई, गद्दे, चादर और मसहरी ले आया। अब रात को वे आराम से मसहरी लगी चारपाई पर सोते और सपनों की दुनिया में खो जाते। फूलों की घाटियां, तितलियां, परियां, चिड़िया और चंदा मामा के संग घूमते। एक दिन उन्हें सोते सोते सपना आया कि उनके 3 सुंदर बच्चे हैं जो भूखे हैं और रो रहे हैं। एक की आंखें नीली, दूसरे की गुलाबी और तीसरे की भूरी हैं और तीनों के बाल बर्फ जैसे सफेद। अचानक उनकी नींद खुली और देखा कि उनकी चारपाई पर सचमुच 3 प्यारे बच्चे बैठे हैं। ये देख वे बेहद खुश हो गए। बच्चों को सीने से लगाकर प्यार किया और उनके लिए बढ़िया खाना लेकर आए। सूरज की पहली किरण के साथ ही आलू बाजार से बच्चों के लिए कपड़े लेकर आ गया। तीनों प्यारी बच्चियां थीं और बैगन सुंदरी ने खुद अपने हाथों से उनके लिए फ्रॉक सिले। गुलाबी आंखों वाली के लिए गुलाबी फ्रॉक, नीली आंखों वाले के लिए नीला और भूरी आंखों वाले के लिए भूरा फ्रॉक तैयार किया।
हर फ्रॉक में चमकीला गोटा लगाकर उन्हें और भी खास बना दिया। आलू ने बड़े प्यार से नाम भी चुने। गुलाबी आंखों वाले को नाम दिया मीना, नीली आंखों वाली को मीनू और भूरी आंखों वाली को सना। ये तीनों बच्चियां मिलजुल कर खेलती, एक दूसरे के संग हंसी खुशी वक्त बिताती, कभी झगड़ा नहीं करती। उनके मासूम खेल और निश्चल मुस्कान देख बैगन सुंदरी और आलू का दिल खुशी से भर उठता। दोनों के दिन अब इन बच्चियों की चहचहाहट में हंसी खुशी बीतने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। लालू भालू अपनी पत्नी भानुमति और अपने नन्हे नन्हे 4 बच्चों मोना, निक्कू, रोमा और मीनू के साथ जंगल की एक गुफा में आनंद पूर्वक निवास करता था। एक दिन जंगल में एक मस्तमौला बंदर शहद बेचने आया, जो लालू का परम मित्र था। उसने लालू को एक बड़ी सी शीशी में शहद भेंट किया। लालू अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने बंदर से कहा, कल तुम हमारे यहाँ दावत का आनंद लेने आओ। भानुमति ने हर्ष से मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ लाना। लालू भालू ने जंगल के सभी पशु पक्षियों को भी इस दावत के लिए आमंत्रित किया। दावत के उपरांत सभी महिलाओं ने गुफा में बैठकर गपशप शुरू कर दी और पुरुष बाहर मैदान में खेल कूद में मग्न हो गए। उनके बच्चे भी उत्साह से बाहर आकर उनके खेल का लुत्फ उठाने लगे। खेल के दौरान बच्चों ने तालियां बजाईं, शोर मचाया और खुशी से उछल कूद करने लगे। पहले दौर में सभी ने फुटबॉल खेला, जिसमें हाथी विजयी हुआ। इसके बाद पतंगबाजी का दौर शुरू हुआ, जिसमें बंदर ने हाथी की पतंग काट दी। हाथी ने घोषणा की, अब हम आइस पाइस खेलेंगे और देखेंगे कौन हारेगा। खेल में बंदर को चोर बनाया गया और बाकी सभी हाथी, चीता, घोड़ा, भालू, कुत्ता, बिल्ली, कोयल, मोर, तीतर, बाज, चील, कबूतर, नीलकंठ आदि छिपने लगे। बंदर ने सबसे पहले हाथी को ढूंढ निकाला, क्योंकि उसका विशालकाय शरीर छिपने में मुश्किल था। इसके बाद सबने ऊंच नीच का खेल खेला। जब सब थक कर चूर हो गए तो आराम करने लगे। भालू ने कोयल से आग्रह किया, कोयल रानी, आज अपना मधुर गीत सुनाओ। कोयल ने अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू किया तो मोर नृत्य में रम गया। मोर का नृत्य देखकर लालू भालू और बंदर भी नाचने लगे, पर बाकी जानवरों ने उन्हें अधिक नाचने नहीं दिया, तो वे बेचारे चुपचाप बैठ गए। मोर ने अपना नाच पूरा किया ही था कि एक आइसक्रीम वाला वहां आ गया। सभी ने रंग बिरंगी आइसक्रीम का स्वाद लिया। आइसक्रीम वाले के साथ ही गुब्बारे वाला भी पहुंच गया और बच्चों ने खूब सारे गुब्बारे खरीदे। इतने में रात का आगमन हो गया और सभी अपने अपने घरों की ओर लौट चले। भालू की इस दावत ने सबका मन जीत लिया और सभी ने सोच लिया कि वे भी एक दिन ऐसी ही शानदार दावत देंगे। घर पहुंचते ही हाथी को ठंड लग गई, क्योंकि उसने ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी। उसकी पत्नी ने तुरंत डॉक्टर शेर को बुलाया। डॉक्टर शेर ने हाथी का बुखार, रक्तचाप और छाती पेट की जांच की। फिर उसने चश्मा लगाकर कागज पर दवाइयां लिख दी। डॉक्टर शेर ने भालू की बीवी की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, आपके पति को निमोनिया का खतरा है। मैंने दवाइयों की सूची तैयार की है, इन्हें सही वक्त पर देना न भूले। अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और शाम को एक और दूंगा। कुल 12 इंजेक्शन देने होंगे। डॉक्टर शेर तो इंजेक्शन देकर चला गया, लेकिन उसके जाते ही हाथी को लगातार छींकें आने लगी। उसने नाराज होकर अपनी पत्नी से कहा, तुमने गलत डॉक्टर को बुलाया है, मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा। इसके इंजेक्शन से मुझे छींकें आ रही हैं। बीवी चुप रही। उसने सोचा कि बीमार से बहस करना ठीक नहीं होगा। वह डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाई देती रही। हाथी पहले तो दवा देखकर बिगड़ता, पर अंततः उसे खा ही लेता। 10 दिन बाद जब हाथी पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसकी बीवी राहत की सांस ली। उसका चिड़चिड़ापन सहना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, बीमार का स्वभाव मत बिगाड़ा करो। हाथी के ठीक होने के बाद चीते ने एक शानदार दावत रखी। उस दावत में चीते के मामा भी शामिल थे, जो मशहूर वैज्ञानिक थे। उनके पास चंद्रमा तक जाने के लिए एक अनोखी मशीन थी। सभी आलसी जानवरों के मन में चंद्रमा पर जाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन उनकी पत्नियों ने चेतावनी दी, वहां मत जाइए, वह पितृलोक है। आलसी जानवर झुंझला उठे, हम पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं,
तुम लोग अनपढ़ हो। पत्नियों और बच्चों को धरती पर छोड़कर सभी आलसी जानवर विशेष पोशाक पहनकर चंद्रलोक के सफर पर निकल पड़े। चंद्रलोक पहुंचकर उन्हें मायूसी हुई। दूर से सुंदर दिखाई देने वाला चांद वास्तव में ऊबड़ खाबड़ चट्टानों, विशाल पर्वतों और गहरे चौड़े गड्ढों से भरा हुआ था। वहां न सूरज की रोशनी थी, न हवा और न पानी। सभी का दम घुटने लगा। उनके पास ऑक्सीजन की थैलियां तो थी, लेकिन फिर भी घबराहट होने लगी। चीता, हाथी और शेर तो बेहोश हो गए। चीते के मामा ने उन्हें दवा दी और सभी जानवरों को मशीन में बिठाकर वापसी का सफर शुरू किया। जैसे जैसे मशीन धरती के करीब आती गई, वैसे वैसे सभी को राहत महसूस होने लगी। जब वे धरती पर पहुंचे तो यहाँ एक जोरदार अंधड़ चल रहा था। उनके घर धूल से पट गए थे। उनकी पत्नियों ने अपने अपने घरों की सफाई में जुटकर झाड़ू पोंछा किया। मेहनत करके वे थक गई थी। अपने पतियों को देखते ही नाराज होकर बोली, तुम लोग माता पृथ्वी को छोड़कर चंद्रलोक क्यों गए? पता है माता को कितना गुस्सा आया। जितनी देर तुम बाहर रहे, उतनी देर उनकी धूल की आंधी हमें डांटती रही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। घाटी के पास हरे भरे बगीचे के किनारे एक प्यारा सा हाथी था, जिसका नाम पीलू था। ये बगीचा बड़ा ही खूबसूरत था, जहाँ रंग बिरंगी चिड़िया, मधुर भौरे, सुंदर परियां और रंग बिरंगी तितलियां रहती थी। सब वहां प्रसन्न और मस्त रहते थे। तितलियां फूलों से शहद इकट्ठा करती, भौंरे अपने गीतों में व्यस्त रहते, परियां फूलों पर बैठ अपनी मीठी आवाज में गाने गाती और चिड़िया पेड़ों पर चहचहाहट करती। पीलू हाथी की इन सब से गहरी दोस्ती थी। हर रोज वह इनसे मिलने बगीचे में आता और अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें इधर उधर घुमाता, जबकि उड़ने की क्षमता होते हुए भी वे उसका साथ पाकर खुश हो जाते। तितलियां उसे शहद देती, परियां गाकर उसका मन बहलाती, चिड़िया अपने प्यारे बच्चों को दिखाती और भौंरे उसे अपनी पसंद की चीजें लाकर देते। फिर एक दिन पीलू बीमार हो गया। बगीचे में जब कुछ दिन उसका आना बंद हो गया तो सब चिंतित होकर उसके घर पहुंचे। उसकी हालत देखकर वे दुखी हो गए। सोन चिड़िया अपनी समझदार दादी को ले आई। दादी ने चश्मा लगाकर हाथी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, बस गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पिला दो और नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करा दो। सुबह तक वह चंगा हो जाएगा। दादी तो अपनी सलाह देकर चली गई, पर परियां मानी नहीं। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने हाथी की नब्ज देखकर दवा लिख दी। परियां जल्दी से दवा ले आईं और हाथी की सेवा में जुट गईं। कुछ ही दिनों में हाथी ठीक हो गया। हाथी के स्वस्थ होते ही परियों ने एक भव्य दावत रखी और अपनी रानी को भी न्योता भेजा। परियों ने उसके लिए इंद्रधनुषी टोपी और गुलाबी बादलों का कोट तैयार किया। हाथी ने इनको पहनकर दावत में शिरकत की और अपनी सूंड में कमल के फूलों की माला रानी के लिए लाया। परियों ने रानी को समझाया था कि पीलू कितना प्यारा है, पर फिर भी रानी उसे देखकर सहम गई, क्योंकि उसने इतने विशाल जीव को पहले कभी नहीं देखा था। परियों के समझाने पर रानी ने माला तो ले ली और मुस्कुराकर हाथी से कहा, परिया तुम्हारी बड़ी तारीफ करती है। मैं परिलोक में तुम्हारे लिए जादू से एक सुंदर घर बनाऊंगी, तुम वहां आकर रहना। ये सुनकर हाथी ने खुशी में अपनी सूंड ऊंची करके गर्जना की, रानी की जय हो। हाथी की गूंज सुनकर रानी घबराकर बेहोश हो गई। परिया घबराते हुए रानी को लेकर हर सिंगार के फूलों के पलंग पर लेटा देती है और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारती है। गुलाब की पंखड़ियों से बने पंखे से उसे हवा करने लगती है। जैसे ही रानी की आंखें खुलती है, तितलियां तुरंत फूलों का शहद उसके होठों से लगाती है। शहद से रानी की तबीयत सुधरने लगती है और वह धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। उधर पीलू हाथी को बड़ा मलाल होता है कि उसकी गर्जना से रानी बेहोश हो गई। वह मन ही मन दुखी होकर अपने घर लौट आता है। अब उसने ठान लिया कि वह कभी परिलोक नहीं जाएगा। उसे डर था कि उसकी गूंज से वहां की परियां बेहोश हो जाएंगी। उसे ये भी ख्याल आने लगा कि कहीं उसकी प्यारी दोस्त परियां उससे फिर परिलोक आने की जिद न करे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपना घर छोड़कर दूर कहीं चला जाना चाहिए। हाथी चलता गया, चलता ही गया। चलते चलते
वह एक बड़े पहाड़ के पास पहुंच गया, जिसके भीतर एक गहरी गुफा थी। वह उसी गुफा में रहने लगा। यहाँ उसकी कोई संगत नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था। अकेलेपन में उसका मन उदास हो जाता। उसे अपने पुराने दोस्तों की याद सताती और उसकी आंखों से बूंद बूंद आंसू टपकने लगते। धीरे धीरे आंसुओं से बहकर निकलने वाली बूंदें हीरे की शक्ल में बदलने लगी। उन हीरों की चमक दूर दूर तक गुफा से बाहर फैलने लगी। एक दिन परियां अपने रानी से मिलने परीलोक जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर से उजाला निकल रहा है। उनकी उत्सुकता बढ़ी और वे गुफा के पास आ गई। उजाला इतना तेज था कि उनकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। इतने में उन्होंने पीलू हाथी की सिसकी सुनी और चिल्लाई, पीलू दादा, पीलू दादा। हाथी आश्चर्य में पड़कर गुफा से बाहर आया। परियों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उछलने कूदने लगा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सबके बिना मैं बहुत अकेला और उदास था। परियां हाथी के पास बैठी और उसे गले लगाकर समझाने लगी। उन्होंने उसे मनाया कि वह वापस अपने पुराने घर लौट आए और घाटी के पास ही रहे। अब हाथी बेहद प्रसन्न था। वह गुफा के भीतर से हीरे निकाल कर लाया और परियों को एक एक हीरा दिया। बचे हुए हीरे उसने अपनी प्यारी रानी के लिए भिजवा दिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। नीलमणि तालाब में एक मनोहारी हंस रहता था। वह शांत निर्मल जल में अपनी मस्ती में तैरता रहता था, जहां हर तरफ आकर्षक कमल खिले रहते थे। हंस अक्सर उन कमलों के बीच तैरते हुए गहरी सोच में डूबा रहता था। एक दिन पूरब की राजकुमारी वहां स्नान के लिए आई। हंस को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और अपने सखियों से बोली, यह हंस कितना अद्वितीय है, क्या इसे मैं अपने महल नहीं ले जा सकती? यह सुनकर कमल ने एक आवाज में कहा, नहीं, ऐसा न करो, यह हंस परियों की रानी का है। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, परियों की रानी कहाँ रहती है? कमल ने उत्तर दिया, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें वहां ले चले। ये कहते हुए कमल राजकुमारी को तालाब के मध्य तक ले गए और पलक झपकते ही वह परियों के महल में पहुंच गई। वहां परियों ने उसे घेर लिया और अपनी रानी के पास ले गई। परियों की रानी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी ने कहा, मैं पूरब की राजकुमारी हूँ। आपके हंस को अपने महल ले जाना चाहती हूँ। तालाब के उन कमलों ने जो आपके द्वार की रक्षा कर रहे थे, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। परियों की रानी ने गंभीरता से कहा, तुम हंस को ले जा सकती हो, पर एक शर्त है। शर्त क्या है? राजकुमारी ने चौंकते हुए पूछा। रानी बोली, तुम्हें अपनी सखियों को यहाँ छोड़ना होगा। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी सखियों के बिना नहीं रह सकती। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हंस भी अपनी साथी हसीने के बिना कैसे रह पाएगा? वह भी विलीन हो जाएगा। बात राजकुमारी के मन पर यह बात गहरी लगी। उसे यह समझ नहीं थी कि पशु पक्षी भी अपने साथी के बिना अधूरे हैं। हंस के बिछुड़ने की कल्पना से उसे दुख हुआ। उसने धीरे से कहा, यदि हसीने के बिना हंस सचमुच नहीं रह सकता तो मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। राजकुमारी वापसी के लिए मुड़ी, पर चारों ओर जल ही जल था। उसे तैरना नहीं आता था और वह असमंजस में थी। ये देख परियों की रानी उसकी चिंता समझ गई। उसने अपनी सीपों से बनी सुंदर नौका मंगवाई और राजकुमारी को विदाई के रूप में सुगंधित फूल और मीठे फल भेंट कर विदा कर दिया। राजकुमारी उस नौका में बैठकर तालाब से बाहर निकल आई, अपने मन में एक नई समझ लेकर।